अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिल्कुल न्यू सीरीज़ जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 MGT 101 लेसन नंबर 1 से। तो किसी ने मुझे कहा था कि किसी स्टूडेंट के मैम प्लीज़ आप इसके जो है वो लेक्चर्स बना दें। अब मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसको जो है वो आपने ऑनलाइन बैच करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कि आपने ये याद करनी। एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने के लिए जो है वो मैं नहीं बताऊंगी। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगी और चीज़ें भी जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम जो है पढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का वो देखेंगे, ये कैसे डेवलप हुई है, इसकी नीड क्यों, जो नीड क्यों होती है हमें चीज़ों की। ठीक है, तो चलते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है पहले आ जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है हमें क्या बताया जाता है, देखिए इसमें खैर याद करने वाली चीज़ तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, यानी जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा आपको सब्जेक्ट को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, और ये कैसे डेवलप हुई और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो असल में होती क्या है, इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होगी। देखिए, जो फाइनेंशियल से बात वाज़े हो रही है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा माल दौलत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, माली हालात के बारे में बात हो रही है। देखिए, रोज़ाना की जो भी हमारी माली ट्रांजेक्शन्स को जब हम लिखें और उनको रिकॉर्ड करें, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाता है। तो ये रिकॉर्ड इस तरह जो है वो मेंटेन करने के बाद जो है वो इसमें जो है वो इस से बिज़नेस या किसी भी जो इंडिविजुअल, यानी जो हमारी किसी भी ज़ाती शख्स की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशंस को जो है वो सही और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिल सकती है कि हमने कहाँ कितना खर्च करना है और कैसे बचाना है। ठीक है, मतलब आसान लफ्ज़ में मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है बिज़नेस का हिसाब किताब रखना। ठीक है, पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ, और फिर उसको जो है वो ऐसे आपने अरेंज करना है कि जो है हर चीज़ आपकी जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सिस्टम है, यानी कि हम पैसे के आने जाने के का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि जो है वो आखिर में हमें मालूम हो जाए कि हमारी फाइनेंशियल जो हालत है, सिचुएशन है, वो प्रॉफिट में है या हमें लॉस हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपने जो है वो याद करना है ना कि अगर आप इधर कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस कार्डा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीड्स, हमें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें सबसे पहले हमें देखते हैं परफॉर्मेंस देखनी होती है, यानी बिज़नेस या किसी भी शख्स को ये मालूम करना होता है कि उसका काम चल कैसा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसे या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत जो है वो ये है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, जब हमें क्लियर रिकॉर्ड होता है यानी पैसे के बारे में, तब हमें जो है वो तब जो है हम बेहतरीन जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे और सामान हम ख़रीदें या नहीं ख़रीदें। ठीक है, नई ब्रांच खोले या नहीं जो है वो खोले, इस तरह के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरी एक जो है वो बेकरी है। ठीक है, रोज़ाना उसमें जो है मैं हिसाब किताब अपना जो है वो रिकॉर्ड करूँगी, और टू दी एंड यानी महीने के एंड पे जो है वो मैं उसका ये जो है वो पता लगाऊंगी, जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड जब हो जाएंगी कि मैंने जो है वो कितने, जैसे बेकरी में केक्स बनाए थे, कितने मैंने ख़रीदे थे, कितने मैंने जो सॉरी फ़रोख्त किए, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना ख़र्चा आया, कितना बचा। तो अगर मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो मैं कैसे समझूंगी कि मुझे और सामान कैसे ख़रीदना है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो इसकी नीड हमें ज़रूरत पड़ती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दो लिहाज से, एक तो हमें परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस के लिए, दूसरा मेकिंग डिसीजन के लिए रिलेटेड टू द बिज़नेस। ये दोनों पॉइंट्स आपने सिर्फ ये याद कर लेना कि वाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीड्स, ये हमें ज़रूरत की पड़ती है, परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस, दूसरा मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द बिज़नेस, ये याद कर लेना। क्लियर, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट। तो हमारे पास जो है आ जाता है व्हाट आर द ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। देखिए, अकाउंटिंग या बिजनेस टर्म में ट्रांजैक्शन का मतलब है दो लोगों के दरमियान ऐसी डीलिंग्स जिसमें पैसा या कोई वैल्यूएबल चीज़ एक्सचेंज हो। ठीक है, कैसे इंसान जो है अकेला अपनी नीड्स जो है वो पूरी नहीं कर सकता, हमें पता है। जैसे खाना, कपड़े, घर। ठीक है, घर कोई और बनाता है हमारा, हम पैसे दे सकते हैं। गंदम कोई और उगा रहा है, खा कोई और रहा है। ठीक है, कपास कौन बो रहा है, लेकिन उससे कपड़ा कहीं और जाके बन रहा है, फिर हम उसे ख़रीदते हैं, पहनते हैं। तो मतलब इंसान अकेला क्या ये सारी चीज़ें कर सकता है? नो।
ठीक है। तो इसीलिए वो कम्युनिटी में रहता है इंसान और दूसरों पर जो है वो डिपेंड करता है। हम सब जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब एक शख्स अपनी चीज़ किसी और को देता है और बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कहते हैं। यानी हर जगह जहाँ भी कुछ दिया जाए और कुछ लिया जाए, वहाँ एक जो है वो ट्रांजैक्शंस होती है। ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल तो 200 रुपये देकर हम जब दूध लेते हैं, हम 200 रुपये देते हैं और फिर हम दूध लेते हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है। अगर आपने मोबाइल दिया और मोबाइल के बदले आपने लैपटॉप ले लिया, तो ये भी आपका एक ट्रांजैक्शन है। क्लियर हो गया। यानी ट्रांजैक्शन कुछ देना और बदले में उसके कुछ और चीज़ ले लेना, चाहे हम पैसे लें या कोई चीज़ लें उसके बदले में, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाती है। सिंपल सा। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स आपने जो याद करनी है, व्हाट आर ट्रांजैक्शंस, जो मैंने हाईलाइट की हुई, ये इंपॉर्टेंट लाइन करनी है इन अकॉर्डिंग आर बिजनेस टर्म्स एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है। और लास्ट वाला जो मैंने एक हाईलाइट किया है, एवरी इंस्टेंस वेयर वंस गिव समथिंग टू गेट समथिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये एज अ क्विज़ भी आ सकता है और आप इसको डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन भी लिहाज से याद करेंगे। ठीक है। बाकी और चीज़ आपने याद नहीं करनी इसमें। उसके बाद आ जाता है हाउ डिड इट डेवलप, यानी ये कैसे डेवलप हुई। देखिए, इसके डेवलप हुई कैसे थी कि हर चीज़ इंसान की ज़रूरत से डेवलप होती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम उस चीज़ की डेवलपिंग की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं होता, हम सोचते भी नहीं हैं। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हमारा ध्यान, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं। अकाउंटिंग भी इसी तरह की डेवलप हुई, इसी तरह डेवलप हुई है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता, मतलब सामान के बदले सामान देते थे। जैसे मैंने चीनी दे दी तो उससे मैं जो है वो आटा ले लूँगी। मैंने 1 किलो चीनी दी तो 1 किलो आटा ले लूँगी। तो इस तरह जो है वो ये सिस्टम होता था पहले। ठीक है। बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं हम। जैसे एक शख्स चावल देता और बदले में कपड़े ले लेता है। ठीक है। ये बार्टर सिस्टम है। जब पैसे का कॉन्सेप्ट आया तो चीज़ों को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो गया, क्योंकि पैसा आता जाता और उसका जो है वो हिसाब रखना ज़रूरी था। इसी ज़रूरत ने अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप किया था कि पैसे और माल का सही रिकॉर्ड मेंटेन हो। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ अ बजट। बजट एक ऐसा प्लान है जिसमें हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस का जो है वो फ्यूचर का हिसाब बनाते हैं। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स अपने मंथली बजट बनाता है, इनकम उसकी जो है वो 5000 रुपये है, पॉकेट मनी। ठीक है। जबकि उसका जो खर्च आता है 2000 उसका खाना आ जाता है, 1500 की सपोज़ करें बुक्स आ गई, 1000 रुपये की उन्होंने ट्रांसपोर्ट का जो उनका खर्च है वो आ जाता है, और 500 रुपये जो है वो उसके मैस के आ जाते हैं, मिस के। ठीक है। इस तरह उसको जो है वो पहले से आइडिया होता है कि पैसा कहाँ और कितना उसने यूज़ करना, कैसे उसने जो है वो बचत भी करनी है। तो बजट का फ़ायदा ये होता है कि पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल और जो है वो फजूल खर्चे से जो है वो बचना होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, सॉरी मैं ये भी बताना भूल गई थी कि हाउ डिड इट डेवलप में जो है वो ये फर्स्ट वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट किया अभी इसको कर लीजिएगा, और बजट वाली जो है ये आपकी अपनी कंप्लीट ही डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग पे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग में जस्ट आप समझ लें, लेकिन आपका जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या बताया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग में कि जब कोई शख्स कुछ भी बनाए या प्रोड्यूस करता है तो उसे ये जो है वो इन्फो इस बारे में होनी चाहिए कि उस चीज़ को बनाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है। जैसे अब हम कोई भी चीज़, जैसे अब तो हर शख्स, आम इंसान भी जो है वो बिज़नेस ना भी करता हो, आम शख्स भी, घरेलू इंसान, वो इस चीज़ के बारे में पहले जो है वो सोचने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं होता। हम मिडिल क्लास के लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं, हम लोअर क्लास के लोग हैं, ये ज़्यादातर जो है वो पहले अपना हिसाब किताब लगाते हैं, फिर उस चीज़ को छेड़ते हैं। अगर नहीं होता वो उस चीज़ को नहीं छेड़ते। ठीक है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी होता है, वो कहते हैं कि ताकि उस चीज़ का जो है वो सेलिंग प्राइस, यानी बेचने की जो कीमत है, सही तरीके से जो है वो तय की जा सके। सिर्फ टोटल कॉस्ट नहीं, बल्कि हर कंपोनेंट, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह हो गया, इनकी भी जो है वो कॉस्ट अलग अलग मालूम होनी चाहिए। अगर कॉस्ट पर कंट्रोल ना हो तो खर्चे एस्टिमेट से ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे यानी आम रूटीन से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बजट बढ़ जाता है। इसलिए अकाउंटेंट का जो है वो काम है कि सारी कॉस्ट का रिकॉर्ड और एनालिसिस करें। ठीक है। तो जैसे आप लकड़ी, सपोज़ करें अहमद जो है वो एक वुडन चेयर बनाता है। ठीक है। लकड़ी की चेयर बनाता है, तो लकड़ी ख़रीदने का खर्चा 1000 रुपये आ जाता है। जैसे मज़दूर की मज़दूरी जो 500 लगा लेते हैं, पॉलिश पेंट आ जाता है 300 रुपये में, बिजली वर्कशॉप का किराया जो आता है 200 रुपये में लगाते हैं, टोटल कॉस्ट 2000 रुपये होगी। तो इस लिहाज से जो है वो जो बेचने वाले को उसकी कीमत कितनी लगानी पड़ेगी, 2500 लगानी पड़ेगी, ताकि उसको कुछ बचत भी हो जाए। अगर वो 1800 लगा देता है जबकि उसकी टोटल कॉस्ट 2000 बन रही, तो उसको लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए उसे क्या होगा, 2500 उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा कॉस्टिंग का था। तो कॉस्टिंग एक प्रोडक्ट को बनाने में आने वाला तमाम खर्चों का जो है वो हिसाब किताब रखना कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है। ये कॉस्टिंग जो है वो हमें हेल्प करती है कि सही सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में और ख़र्चों पर जो है वो कंट्रोल रखने में हमारी मदद करता है। ठीक हो गया। इसमें खैर आपका इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, जस्ट आपको समझना ज़रूरी था। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन अकाउंटिंग। जी, इम्पैक्ट ऑफ IT ऑन अकाउंटिंग में हमें स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, देखें
पहले ज़माने में एक मुंशी होता था जो हाथ से हिसाब किताब लिखता था, सब जानते हैं। वो असल अकाउंटेंट होता था, ठीक है, जो मुंशी होता था। लेकिन आज के दौर में सिर्फ रिकॉर्ड लिखना काफ़ी नहीं, हमें इंफॉर्मेशन का एनालिसिस और फ्यूचर का जो है वो फोरकास्ट भी चाहिए होता है। इसलिए सिंपल जो है वो मुंशी का रोल अब जो है वो यूज़फुल नहीं रहा। जैसे पहले मुंशी का सिर्फ काम होता था कि उसने हिसाब किताब लिखना होता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यानी IT ने जो है वो अकाउंटिंग को टेक ओवर कर दिया है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारी एंट्रीज, रिपोर्ट्स और एनालिसिस जो है वो आसानी से हो जाती है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो खुद से डिसाइड नहीं करता, अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो है वो बताना पड़ता है कि हिसाब किताब किस तरह लिखा जाता है। यानी रोल चेंज हो गया है, रूल जो है वो चेंज हो गया। अब अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ लिखने वाला नहीं, बल्कि वो रिपोर्ट्स और एनालिसिस को समझने वाला एक्सपर्ट है, ठीक है। IT रिपोर्ट्स बना देती है, लेकिन उन रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करना यानी समझना और एक्सप्लेन करना अकाउंटेंट का काम होता है। जैसे पहले मुझे मैनुअली रजिस्टर में नंबर्स लिखता था और दिन जो है उनको लग जाते थे रिज़ल्ट निकालने में। आज के दौर में जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि क्विक बुक्स हो गई, एक्सेल वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, सेकंड्स में जो है वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो स्टेटमेंट बना देता है, ठीक है। तो ये जो था आपका ये था। इसमें से जो है स्टूडेंट्स आपने जो याद करने वाली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है वो आपको याद देख लेना कि ऐसा कोई इसके हवाले से, द ओल्ड मुंशी हु केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल डीलिंग्स वाज द ओरिजिनल अकाउंटेंट, बट नाउ डेज जो है वो ये चीज़ नहीं चलती, ठीक है। बाकी इसमें जो है इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर हो चुकी है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। इसके बाद आ जाता है बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शंस। बार्टर के बारे में, बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने ऊपर भी बताया था, लेकिन अब आ जाता है बार्टर ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, जब एक चीज़ या सर्विस के बदले दूसरी चीज़ या सर्विस दी जाए, इसे बार्टर ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, गुड्स के साथ जो यानी कोई भी चीज़ के साथ जो है वो बदले में हम कोई चीज़ दें तो उसके बदले हम कोई चीज़ ले लें, तो वो हमारे पास बार्टर आ जाए, बार्टर जो है वो ट्रांजैक्शन आ जाए। जैसे मैंने जो है वो चीनी देकर मैंने आटा ले लूँ, तो ये मेरे पास बार्टर ट्रेडिंग हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आ जाती है कि बार्टर की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, हर शख्स अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ें जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। अब वो देखें, गंदम भी खुद उगाए, कपड़े के लिए कपास भी खुद करे, और जो है वो पैसा भी खुद कमाए, ठीक है, चक्की भी खुद लगाए, पीसे भी खुद, ठीक है, और उसका कपास की जो है वो रुई वगैरह निकाले, फिर उससे धागा बनाए। तो हर शख्स जो है वो ये हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उसे जो है वो अपनी बनाई हुई चीज़ देना पड़ती थी और बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेना पड़ती थी, ठीक है। तो अब इन डेज़ में जो है वो जब पैसे का कॉन्सेप्ट, तब जब पहले जो है वो पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी, ठीक है। जब पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज करते थे। इस सिस्टम को बार्टर ट्रेड कहते हैं, ठीक है। बार्टर की जो वैल्यू है वो क्या, बार्टर में भी जो है वो हर चीज़ की एक वैल्यू होती थी। एक कमोडिटी की वैल्यू दूसरी कमोडिटी के टर्म्स में जो है वो बताई जाती थी। एग्जांपल, 10 किलो घी होता था ना, तो उसके लिहाज से वो कहते थे कि 2 मीटर आपको कपड़ा मिलेगा, 10 किलो घी देंगे, यानी घी वगैरह, यानी 10 किलो आप घी दें और या फिर 5 लीटर आपको उसके बदले में दूध मिलेगा। तो इस तरह ये भी एक चीज़ होती थी, कमोडिटी होती थी वहाँ पर। ये नहीं था कि अगर आप 10 किलो घी दे रहे हैं तो 10 किलो कपड़ा लेंगे, नहीं, ठीक है, या 10 किलो घी दे रहे हैं तो 10 किलो दूध लेंगे, नहीं, इसका ये एक्सचेंज नहीं। तो उसकी भी एक एग्जैक्ट जो है वो चीज़ें होती थी, मतलब पैसा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन फिर भी हर चीज़ की जो है वो अपनी एक वैल्यू होती थी, ठीक है। तो बार्टर ट्रेडिंग पैसे के बिना चीज़ों को चीज़ों के बदले लेना देना होता था, तो इसको जो है वो हम बार्टर ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कपड़ा चाहिए तो मैं तुम्हें जो है उसके बदले में घी दे दूँगी, इस तरह। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने जो इसमें याद करने वाली चीज़ है बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शंस में, तो ये बार्टर ट्रेडिंग बार्टर ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशंस हाईलाइट की हुई है। नीचे भी मैंने बार्टर ट्रेड की जो है वो हाईलाइट की, कि इन अर्ली डेज व्हेन मनी वाज नॉट इंट्रोड्यूस, जब इंट्रोड्यूस नहीं थी तो पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, चीज़ों के बदले चीज़ें जो है वो एक्सचेंज करते। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेड वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर ट्रेड, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है याद करना आपने इसमें। इसके बाद हम आ जाते हैं प्यारे से प्यारे स्टूडेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊंगी और इंशाल्लाह आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। इसमें हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में जो है वो बैकग्राउंड देखा जाता है। देखिए, वक्त के साथ जो है वो ट्रेडिंग यानी जो लेन देन है और जो कमोडिटीज़ हैं यानी माल वगैरह की जो है वो वैरायटी बढ़ गई। अब हर चीज़ को चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज करना मुश्किल हो गया। देखिए, अगर मनी का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ तो इस मुश्किल
कि इस मुश्किल को जो है वो दूर करने के लिए कैश यानी मनी का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, अब लोगों ने हर गुड सर्विस की वैल्यू पैसे में जो है वो मेजर करना शुरू कर दी। ठीक है, यानी जो उनकी जो मुश्किल थी ना, पहले चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज होती थी, लेकिन अब जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती कि चीज़ों के बदले आप चीज़ों को एक्सचेंज कर लें, अब वो चीज़ नहीं रही। तो इसलिए जो है वो मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मिसाल के तौर पर पहले 10 किलो घी जो होता था 2 मीटर कपड़ा मिल जाता था उसके बदले में। ठीक है, 10 किलो घी जो है वो 60 रुपये का, तो इसी तरह 2 मीटर कपड़ा 60 रुपये में और 5 लीटर दूध मिल सकता था उसमें। ठीक है, तो मतलब सब चीज़ों को एक कॉमन मेजरमेंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो अकाउंटिंग में हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो मनी के जो टर्म्स में जो है वो मैयर की जा सके। जो चीज़ पैसे में मैयर नहीं होती, जैसे दोस्ती, ऑनेस्टी, एम्प्लॉय वगैरह, ये तो ज़ाहिर बात पैसों से नहीं होती कि आप दोस्ती खरीद लें, ईमानदारी को जो है वो देख लें, यानी ठीक है एम्प्लॉयमेंट को देख लें या लॉयल्टी को देख लें, तो ये पैसों से नहीं मिलते, तो वो अकाउंटिंग बुक्स में जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती ये चीज़ें। तो ईजी वर्ड में मैं आपको बताऊँ कि मनी मैयरमेंट कंसेप्ट का मतलब है कि सिर्फ वो चीज़ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं जो पैसे के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स आपने याद करना है, ये लास्ट वाली 2 लाइन्स देख लें कि इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स एनी इवेंट और आइटम्स दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये 2 लाइन्स है लास्ट वाले आपने अच्छे से देख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पर। देखिए, हर ट्रांजेक्शन्स को पैसे की टर्म्स में मेजर किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा हम जो है वो हमेशा उसी वक्त जो है वो दे दिया जाता है। यानी कभी पैसा फ़ौरन दिया जाता है और कभी जो है वो बाद में भी दिया जाता है। जो फौरी तौर पर हम दे देते हैं पैसा किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो वो कैश होता है, कैश ट्रांजैक्शंस। और जब हम किसी चीज़ को यानी कोई चीज़ ले लेते हैं और उसको कुछ दिनों के बाद उसके पैसे देते हैं, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है। देखिए, कैश ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जब सामान लेने के वक्त पैसा फ़ौरन अदा कर दिया जाए तो उसे कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मतलब गुड्स से सर्विसेज और पेमेंट दोनों एक ही वक्त पर एक्सचेंज होती हैं। जैसे अली ने दुकान से 100 रुपये का दूध लिया तो उसने फौरी तौर पर जो है वो 100 रुपये दे दी थी, कैश ट्रांजैक्शंस हो गया। कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जब सामान तो ले लिया जाता है उसी वक्त जब हमें ज़रूरत होती है, लेकिन पैसा जो है फ़ौरन ना दिया जाए बल्कि बाद में अदा करने के बाद का जो है वो हम वादा कर लेते हैं कि हम 1 हफ्ते बाद दे देंगे, तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे 200 रुपये का मैंने कपड़ा लिया है तो दुकानदार से मैं कहूँगी कि पैसा जो है वो मैं अगले हफ्ते आपको दूँगी, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आ जाता है। ठीक है, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो किसके बराबर होता है, पैसा फ़ौरन देना, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किसके बराबर होता है, पैसा बाद में देने के। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स आपने याद करनी है कि मैंने हाईलाइट किया कैश ट्रांजैक्शंस भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन ये आपने अच्छे से याद कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस पर। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर। जिस जो इसका पहला पॉइंट है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी किसी एक शख्स का अपना बिजनेस खुद का। DWT स्टैफर्ड के मुताबिक जो है ये है कि ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक शख्स की ओनरशिप और कंट्रोल में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे पुरानी बिज़नेस फॉर्म है हमारी। इसमें एक ही शख्स जो है वो अपना यानी पैसा वगैरह जो है वो इन्वेस्ट करता है, ख़ुद ही बिज़नेस चलाता है और प्रॉफिट भी सिर्फ उसी का होता है, जो नुकसान होगा तो भी उसी का होगा। ठीक है, तो यानी वही मालिक है और वही जो है वो मैनेजर है, वही एम्प्लॉय है, हर चीज़ वही है। तो इसमें जो हमारे पास जो इसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास शुरू करना बहुत आसान होता है। स्टार्ट में किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान होगा कि एक शख्स उसको संभाल लेते हैं, किसी मुश्किल प्रोसीजर की उनको जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो अगर लॉस हो जाए तो जो ऑनर होता है उसको अपनी जो है पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो है वो फिर अदा करना पड़ता है पैसा, और सिर्फ एक ही शख्स जो है वो ऑनर होता है इसमें, और जो भी प्रॉफिट होता है सिर्फ ऑनर को ही जो है वो मिलता है। बिज़नेस का जो सारा कंट्रोल और जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं वो वही शख्स करेगा। ठीक है, जो ऑनर होगा। बिज़नेस जो है वो बंद करना भी जो है वो इसमें ईजी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑनर होता है, वही डिसाइड कर सकता है, वो अपना जो है वो काम बंद भी कर सकता है। तो इसमें मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो एक ही शख्स का होता है, वो पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट भी खुद का ही होगा, लॉस होगा तो भी उसका ही होगा। ठीक है, उसे खुद को अकेले को जो है वो सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने ये जो याद करने वाली, एक तो DWT स्टैफर्ड की जो आपने लाइन याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो कुछ फीचर्स हैं ना, ये आपने ज़रूर याद करने हैं। फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के ये सारे अपनी जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ईजी फॉर्मेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑनरशिप, प्रॉफिट मैनेजमेंट, ईजी डिसोल्यूशंस, ये सारे आपने जो खुद करने होंगे। ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप पर आ जाते हैं हम। पार्टनरशिप में जो है वो हमारे आ जाता है
पार्टनरशिप जो है वो 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस का जो है वो रिलेशन होता है, जिसमें वो एग्री करते हैं कि एक लॉफुल बिजनेस चलाएं और जो प्रॉफिट होगा उसे आपस में शेयर करें। सिंपल वर्ड्स में बताते चलूँ कि पार्टनरशिप वो बिज़नेस है जो दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर चलाते हैं। ठीक है, तो हर पार्टनर जो है वो अपना पैसा भी इन्वेस्ट करेगा और बिज़नेस का जो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपस में दोनों की रेशो जो है वो रेशो के मुताबिक जो वो आपस में शेयर करेंगे। लेकिन हर पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस ज़्यादा हो जाए तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो है उनको देना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो है स्मॉल और मीडियम बिजनेस पार्टनरशिप के ज़रिए जो है वो चलाए जाते हैं। तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे लीगल एंटिटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गया, ट्रांसफर ऑफ राइट्स होगा, मैनेजमेंट हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर्स होगा। तो ये जो है वो इसके फीचर्स है, ये आपने इनके नाम याद रखने होंगे। लीगल एंटिटी में क्या होता है कि पार्टनरशिप एक लॉफुल एग्रीमेंट के जरिए जो है वो ये बनती है। ठीक है, रिटन या फिर ओरल दोनों तरीके से हो सकती है। पर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों को जो है वो आपस में हाफ ऑफ करना होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, हर पार्टनर की जिम्मेदारी अनलिमिटेड होती है, यानी लॉस को अपनी प्रॉपर्टी से भी कवर करना पड़ सकता है उनको। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स में क्या होता है कि अगर हिस्सा किसी ने नए शख्स को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए बाकी पार्टनर्स की परमिशन लाजमी होती है। राइट्स, ठीक है, तो बिज़नेस का कंट्रोल सब पार्टनर्स मिलकर करते हैं, या कोई एक पार्टनर दूसरों की तरफ से जो है वो काम भी कर सकता है इसमें। ठीक है, वो मर्ज़ी होती है, कोई देना चाहे तो मतलब करना चाहे। कम से कम 2 पार्टनर्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो 20 पार्टनर्स हो सकते हैं बिज़नेस की टाइप के मुताबिक। ठीक है, जैसा जैसा बिज़नेस होगा उसी टाइप के मुताबिक जो है वो पार्टनरशिप होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपने याद करने वाली चीज़ें स्टूडेंट्स, ये मैंने हाईलाइटेड की हुई चीज़ें कर लीजिएगा। पार्टनरशिप क्या होती है, सिंपल फॉर्म में पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस ऑन बाय 2 और मोर पर्सन्स। ये एज अ क्विज भी और शॉर्ट के हिसाब से भी, और ऊपर भी 1932 में जो है ये पार्टनरशिप का जो है वो एक्ट अमल में आया था। ये करना, और इसके फीचर्स भी आपने अच्छे से याद करने हैं सारे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि देखिए एस.ई. थॉमस के मुताबिक देखा जाए तो, यानी एस.ई. थॉमस के अकॉर्डिंग कंपनी एक जो है वो इन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जो लोगों का ग्रुप होता है जिसमें जो आमतौर पर जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए जो है वो बनती हैं। सिंपल वर्ड्स में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो लॉ के ज़रिए क्रिएट होती है। इसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी मेंबर्स से अलग माना जाता है। जैसे कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है या उस पर जो है वो केस हो सकता है। कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोमोटर्स शुरू करते हैं और इन कॉर्पोरेशन के बाद भी जो है वो काम कंटिन्यू रहता है उनका। इसके भी कुछ फीचर्स है स्टूडेंट, जैसे क्रिएशन ऑफ लॉ है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो, ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कॉमन सील है। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी का अपना एक जो है ऑफिशियल स्टैंप होता है जो उसकी अथॉरिटी शो करता है। मतलब जो वो जो स्टैंप होता है उससे पता चल जाता है कि फ़लाँ कंपनी है। ठीक है, ये होता है। इसमें मेंबर्स कितने, कम से कम 7 मेंबर्स और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो ये सारे आपने जो है इसके फीचर्स भी याद करने हैं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल मैं दूँ इसकी स्टॉक की, देखें हमारे पास नेस्ले है, PSU है जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। ठीक है, PSU बोलते हैं। जैसे बड़े बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, अगर नेस्ले पर केस होता है तो कंपनी पर होगा, जो जो उसमें एम्प्लॉयर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन पर नहीं होगा, कंपनी पर होगा। ठीक है, तो ये जो था आपका इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, एस.ई. थॉमस की अपनी लाइन याद करनी है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी यानी रजिस्टर्ड होती है। ये नहीं है कि आप इलीगली तौर पे नहीं ओपन हो सकती है ऐसी ये कंपनी, ये रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और इसके अपने फीचर्स भी याद कर लेने। क्लियर हो गया? तो ये जो स्टूडेंट आपका लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, चीज़ें भी समझ आ गई और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपसे डिस्कस हो गई, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी तैयारी करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।